सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत के अंदर सिंध का अपना किरदार है। सिंध ने बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए हैं, बड़े बड़े सियासतदान पैदा किए हैं। अब क्योंकि कौमी और सूबाई हुकूमतों का टेन्योर, कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर कंप्लीट होने को है और सिंध की क्वालिटी ये है कि यहाँ चीफ मिनिस्टर दो दफ़ा पीपल्स पार्टी के ही आ रहे हैं और पास्ट में हमने देख लिया है। तो ये आने वाले दिनों में कितनी बेहतर होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध को लेकर और वफाक को लेकर। और साथ साथ यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड होगा, वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो कौन सी चीज़ है जिससे ये माइल कर पाएंगे सिंध के अवाम को बिलखुसूस और पाकिस्तान के अवाम को बिलुमूम। इस पर हम बात करेंगे आज की नेशनल डिबेट में। हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए बड़े काम किए होंगे, लेकिन इस हुकूमत के कंप्लीशन पे यानी टेन्योर के कंप्लीशन पे आप लोगों के पास ऐसा क्या होगा कि आप चाहेंगे कि पब्लिक उसको लाइक करे और नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए आपको इलेक्ट करे? वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। और मैं आपको अगर इजाज़त देंगे दो मिनट लूँगा इसका जवाब देने में। एक बहुत सिंपल जवाब है, लेकिन आई विल जस्ट लीड यू। रिसेंट टाइम्स में 2008 में जी हुकूमत इलेक्शंस जो हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सिंध के लोगों ने ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। हमारी वफाक में भी हुकूमत बनी, सिंध में हमारी हुकूमत बनी। वो 2008 तो आप कह सकते हैं कि बीबी की शहादत का वाक़या हो गया था। उसके बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के सदर बने जी। और सूबा सिंध के अंदर अगर आप 2008 से 2013 में देखें तो हमने और बेहतर किया, ज़्यादा वोट लिए, ज़्यादा सीटें ली 2013 में एज़ कम्पेयर टू 2008। ठीक। फिर 18 पे आए। अब ये 5 साल हमारे अपोजिशन में गुजरे थे, 13 से 18 तक, यानी फेडरल गवर्नमेंट में। जी फेडरल। हम यहाँ पे हुकूमत में थे। 2018 में हमने 2013 से भी ज़्यादा सीटें जीती और ज़्यादा वोट लिए। इस 5 सालों में अगेन हम पहले 3.5 पौने 4 साल फेडरल गवर्नमेंट हम अपोजिशन में थे इन द फेडरल गवर्नमेंट। और सिंध वाहिद सूबा था जो कि उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत जो थी उसके साथ नहीं था, बल्कि वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के जो थे वो कहते सिंध तो हमारा नहीं है। ये लफ्ज़ हैं उनके, सिंध तो हमारा नहीं है। ये एटीट्यूड लेके वो चल रहे थे आगे। और उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं कि हम में क्या फ़र्क है, सिंध के अंदर जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे चुकी है पिछले 5 साल में, एक ऐसी हुकूमत के होते हुए जो कहती है कि जी सिंध तो हमारा नहीं है, पूरे सूबे को उन्होंने बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिसओन कर दिया। और हम सक्सेसफुली, अल्लाह ताला का शुक्र है, हुकूमत 5 साल चलाते हैं, अब ख़त्म होने वाला है, जैसे आपने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर। और इस दौरान कोविड या 2 बड़े सैलाब आते हैं तब भी हम करते हैं। और इसी दौरान लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो हम पूरा सिंध स्वीप करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा चेयरमैन है जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, केएमसी से ले के हैदराबाद, सक्कर, लाड़कानो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, इन सब में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर्स हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइटिंग जो कहते हैं ऑन द वॉल फॉर द कंट्री टू सी। ये पूरे मुल्क के लिए कि इस्तेहकाम लाना, स्टेबिलिटी लाना है इस मुल्क में। और इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है स्टेबिलिटी की पाकिस्तान में। तो हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ये
डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। प्रोजेक्ट्स की तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि बाकी 3 सूबे हमसे कंपेयर भी कर सकते हैं, नॉट इवन अ कंपेरिजन। ऑन फिंगर टिप्स वो 2-3 जो बता देना जो आपको लगता है कि देखिए हमारी हेल्थ के शोबे में जो काम है उसके सब एक्नॉलेज करते हैं, कमेंडेबल, वो मैं देख चुका हूँ गम्बट में, बाकी जगहों हर जगह पे। हमारे जो रोड नेटवर्क हमने इम्प्रूव किया है सूबा सिंध का, मैं हर एक एरिया पे जाता हूँ, वो पहले ऐसी हालत थी कि लोग कहते थे हमें, हमारे अपने मेंबर्स कहते थे कि हम जो एग्जांपल्स है, कहते हैं कि जी हम मुर्दे अपने जब ले जाते कब्रिस्तान तो वो उठ खड़े होते हैं, ऐसे रोड थे सिंध के अंदर। और वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतरी आई है। हमारी इरिगेशन नेटवर्क के अंदर जो हमने लाइनिंग की है और पानी बचाया है और इस वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती रही है, वो रूरल एरियाज़ में इट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस। और रूरल इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशंस हुई हैं, फिर हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो सक्सेसेस हैं वो देखने के काबिल है। तो कोई और सूबा कंपेयर नहीं कर सकती। ये तो मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट और बाकी चीज़ होती है, लेकिन सबसे बड़ी मेरे ख्याल से जो स्टोरी हम लेके जाएंगे वो होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में अब इस्तेहकाम ला सकती है, इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है। राइट, आप ज़रा बात कर लेते हैं ना कि आप सबको साथ लेकर चलने की सियासत पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके लीडरशिप ये बिलीव करती है। तो अभी जब ये टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा, चाहे वो वक्त पे हो या एक आध दिन पहले हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस अपनी हैं, 1-2 दिन पहले हो तो 90 दिन के अंदर होगा। अगर उसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता दूंगा, आप सवाल करें। अगर सेम डे को जैसे 60 डेज के अंदर होगा, उस सूरत में क्या आप यानी आपकी हुकूमत एक ऐसे अपोजिशन लीडर के साथ बात करेगी जो ऑलरेडी कह चुका है कि मुझे हटाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम नहीं हटाना चाह रहे। अच्छा, वो बार-बार तो यही कह रहे हैं कि हमें मुझे हटाना चाह रहे हैं। मतलब पता नहीं, पीपल्स पार्टी मुझे हटाना चाह रही है। मुझे नहीं पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं हटाना चाह रही। नंबर 1, मैं लीडर ऑफ द हाउस हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सूबाई असेंबली सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इस वक्त 168 मेंबर टोटल सिंध असेंबली में है, जिसमें से 99 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, यानी 69 अपोजिशन के हैं। अगर वो 99 हटा दे 168 में से 35 लोग चाहिए। अगर 35 लोग, उनमें से एक भी पीपल्स पार्टी का नहीं है जो 69 है, 35 लोग अगर लिख के देंगे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन फलाना नहीं फलाना होना चाहिए, तो वो चेंज हो जाएगा। एक बार पहले भी चेंज हुआ है इसी दौर में, फिरदौस शमीम नकवी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, 35 लोगों ने साइन करके दिया कि अब हमें हलीम आदिल शेख साहब चाहिए, तो वो चेंज हो गया। उसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? तो ये रेस्ट एश्योर्ड रहें कि ऐसी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं है, नंबर 1। तो ये छोड़ दें। और बात होगी उनसे इंटरम सेटअप के लिए? क्यों नहीं होगी, वो आएंगे तो क्यों नहीं, मेरा उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ सलाह मशवरा करके केयर टेकर सेटअप के लिए चीफ मिनिस्टर का नाम फाइनल करना है। पहला स्टेज वही होता है और उसमें कोई मुज़ायका नहीं अगर वो चाहेंगे मिलना, लेकिन वो फॉर वट एवर रीजन्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ, असेंबली नहीं आ रहे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हल्के के लोगों के साथ या पूरी अपोजिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास वो पूरी नहीं कर रहे। वो उनको चाहिए कि वो आए, अगर उन्हें डर है किसी चीज़ का तो वो तो फेस करना पड़ेगा ना जी। मैं खुद 5 साल जी हुकूमत में रहा हूँ, कई बार मुझे कहा गया कि जी बस आप, और इसी अपोजिशन जो हमारी थी पीटीआई की, उन्होंने असेंबली के अंदर तकारीर में मेरे सामने खड़ा किया कि जी खड़े होके कहा है कि बस 10 दिन 15 दिन में आप अरेस्ट हो रहे हैं। मैंने तो कहीं नहीं किया, हमारे इस वक्त फेस किया हमारे जो स्पीकर सिंध असेंबली हैं आगा सिराज दुरानी साहब, वो अभी भी जेल में है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। तो वो कहीं चले तो नहीं गए। जरदारी साहब फेस करते हैं, इसके अलावा आपकी सारी तकरीबन लीडरशिप है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं पूरी कर रहे और ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब है। मैं तो उन्हें कहूँगा कि आएँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। दूसरा आपका, अगर मुझे इजाज़त आपने बात की 60 दिन या 90 दिन। देखिए आइन में बिल्कुल 2 हैं कि अगर पहले असेंबली टूट जाती है अपना टर्म ख़त्म होने से तो 90 दिन, उसका एक मकसद, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल बताएं। उसका एक मकसद होता है। अगर असेंबली 2 साल 2.5 साल में किसी वजह से, और वो वजह ये होती है कि अगर वजह इसलिए नहीं होती, वो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ऐसे बना दी है
मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है, उसका पावर है असेंबली जिस वक्त चाहे डिसॉल्व करे। मुझे सुबह दफ्तर जाने का मूड नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ यार आज मैं डिसॉल्व कर देता हूँ। ऐसे नहीं होता है। अगर चीफ मिनिस्टर समझता है कि उसकी सूबे की हुकूमत नहीं चल सक रही है, यहाँ वो अपनी मेजॉरिटी खो चुका है, तब वो ये पावर एक्सरसाइज करने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीजर में किसी बंदे को, किसी शख्स को खुश करने के लिए आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर आप अचानक डिसॉल्व हो जाए असेंबली, तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। हाँ, तकरीबन 1 महीना 30 डेज जो 90 डेज इसलिए होता है उस वक्त कि अचानक एक चीज़ हो जाती है एंड दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने अगर अचानक हो जाए, लेकिन अगर सबको पता है कि जी 13 अगस्त को टर्म ख़त्म हो रही है, तो सब इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, मेरे हिसाब से दे हैव 60 डेज। तो सफिशिएंट टाइम कि उसमें आप कर दो। 60 डेज में जब हो सकते हैं ना, दे हैव ऑलरेडी स्टार्ट प्रिपरेशंस, जहाँ तक मुझे पता है, बल्कि सबको पता है। ईएमएस की तैयारी हो रही है, बात ही खत्म। तो ये 90 इसलिए नहीं होता कि जी मेरा चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का मकसद, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट नो इफ द अदर्स विल एग्री और नॉट, कि ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर का मूड ये 60 नहीं 90 दिन में होने चाहिए इलेक्शन, तो मैं 1 दिन पहले तोड़ देता हूँ या 2 दिन पहले तोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं होता है। अगर 1-2 दिन पहले भी तोड़ दें तो अप टू 90 डेज है। द इलेक्शन कमीशन शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव इलेक्शंस विद इन 60 डेज, राइट, बिकॉज दे आर रेडी फॉर इट। वेरी राइट। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से विन करती है, जो कि सिंध अक्सर हमने देखा है कि वो पीपल्स पार्टी को ही चूज़ करता है, तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर सिंध आप ही होंगे? नहीं, ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है, मैं नहीं करता हूँ। आप तो नहीं करते, ऑन कार्ड्स, ऑन पेपर्स जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप ये पार्टी लीडरशिप फैसला करती है। किसी को भी बना दें, आपको कोई एतराज़ नहीं? कोई एतराज़ नहीं होगा? मुझे आज चेंज कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पार्टी लीडरशिप की मर्जी होती है। और बड़ी इज्जत मुझे पार्टी ने दी है, हमेशा देते रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से मैं पहली बार इलेक्ट हुआ था सूबाई असेंबली में 2002 में, और उन्होंने मुझे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि पहली टर्म में मैं डिप्टी लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी बन गया था। उन्होंने मुझे पहली टर्म में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया था। तो पार्टी ने, जरदारी साहब, बिलावल साहब ने मुझे आते ही मेरा ख्याल है मेरा लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कभी भी मैं मिनिस्टर रहा हूँ मुझे और उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो ये पार्टी की लीडरशिप का प्रोरोगेटिव होता है कि वो जिसको चाहे बनाए, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं, वो भी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला उनकी होता चॉइस है होगी कि वो अगर मेरे से कोई बेहतर समझेंगे तो उसको इवन सूबाई असेंबली का टिकट देंगे। तो ये तो हमारी पार्टी में होता ही नहीं है, उनका बिल्कुल। चलिए अब जरा लंदन के बाद दुबई फैक्टर की बात करते हैं ना। बड़ी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर, बड़ी डिस्कशंस हुई हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है कि शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि उन्हीं को ये प्राइम मिनिस्टर देखिए मैं माना चाहे आने वाले टेन्योर? मैं प्रिवी नहीं हूँ जो दुबई में आप अपनी पार्टी के एक सीनियर पोजीशन मैं बिल्कुल हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रिवी नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसी बात हुई है हमारे पार्टी के सर्कल्स में। और अगर ऐसी बात होती तो ज़रूर पता चलती। तो मैं विदाउट सेइंग एनीथिंग फर्दर, लेकिन ये मेरा क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मुझे मेरी तरफ से ले लें, बीइंग अ सीनियर पार्टी मेंबर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और वाइस प्रेसिडेंट सिंध, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, खुद लड़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल में देख रहा हूँ, हमारी सिंध के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है और हमने लोगों की खिदमत की है, उस अच्छी पोजीशन है। बलूचिस्तान में रिसेंटली काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जो मैटर करते हैं बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। KPK में हम हमेशा एक मजबूत पार्टी रहे हैं, जो हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी थोड़ी लूज़ की ओवर द ईयर्स, लेकिन उसमें भी हम वापस रिवाइव हो रहे हैं। और पंजाब इतना फ्रेगमेंटेड है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आएगी। Really? In the central Punjab? इन पूरे पंजाब तो समझ में आता है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैंने पब्लिकली भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ख़ास तौर पे बिलावल साहब की जो पिछले 1 साल से थोड़ा ऊपर अब हो गया है एज फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाए हैं। तो आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। मेरे ख्याल है कि अगर कोई भी कंपेयर भी करेगा, so you see him as the next prime minister of this country? इंशाल्लाह, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल सीनियर लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, चाहे वो किसी भी जमात से हों।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। सर बहुत बड़ा क्लेम है, जाहिर है उसके ऊपर आप लोगों की मेहनत होगी, पार्टी की मेहनत होगी, और लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आपके ऊपर पिछली गवर्नमेंट का बैगेज होगा। पिछली गवर्नमेंट यानी जिन्होंने अभी ये 14-15 महीने गुजारे हैं, तो क्या आने वाली हुकूमत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हुकूमत होगी या मखलूत हुकूमत होगी? कहना कब वक्त होता है, लेकिन फिर भी जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक वो तो इलेक्शंस होंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे हम अपनी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश तो ये होगी कि मेजॉरिटी के साथ आएँ, लेकिन हम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको 2008 भी याद होगा, 2008 में हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त भी कोalition बनाई ही, रिकन्सिलिएशन की तरफ गए। पाकिस्तान की वाहिद पहली गवर्नमेंट थी जो जिसने टेन्योर पूरा किया जरदारी साहब की। और मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने जो कहा एक लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया था कि एक मैच्योर पार्टी है जो कि सबको साथ मिला के हुकूमत कर भी सकती है। और किसी और पार्टी में शायद इस वक्त भी आपने देखा है कि जो कोalition गवर्नमेंट बनी है उसमें जरदारी साहब का एक मेजर बड़ा किरदार है और सबको साथ रखने का, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, तो हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हम सबके साथ मिलके। ये गट्स कहाँ से आते हैं? मुझे ये चीज़ पूछनी थी आपसे। आप ही एक वीडियो के विक्टिम रहे, हमने अच्छी तरह देखा, मुल्क से बाहर थे और किसी ने आपके सामने आके वीडियो बनाने की कोशिश की, बट आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ये तदब्बुर की एक अलामत होती है। हालांकि मैं सुन रहा था कि सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, और इसके अलावा बेशबहा एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं अभी ऑन एयर सारे व्यूअर्स के लिए कह दूं, मुझसे ना सवाल मांगा गया, मुझसे ना टॉपिक पूछा गया, एंड गुड टू गो, आप जो सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये वाली क्वालिटी चंद एक लोगों में है पाकिस्तान के अंदर, और सीएम साहब के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी लीवरेज दी है। ये तदब्बुर कहाँ से सर? देखिए, एक तो तदब्बुर से पहले ये जो माहौल क्रिएट हुआ है सर, और जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेट था कि इस मुल्क की सियासत में वैसे असेंबली के अंदर अक्सर बहस व मुबाहिसा होता है, तकरार होती है, कभी कभी अल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर अफाम तफहीम से काम करती हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद जब वो असेंबलीज़ में आए, एक अजीब सा माहौल क्रिएट, असेंबलीज़ में इन पावर आए, जब अपोजिशन में थे तो ऐसे नहीं होते थे, जब पावर में आए अजीब सा माहौल एक क्रिएट किया कि हमने सोलो फ्लाइट, मतलब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब किसी से हाथ मिलाना पसंद ना करें, ये नहीं सुना था हमने कभी, या किसी से बात करना पसंद नहीं करें, और वो ट्रिकल डाउन हुई। अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली ट्रिकल डाउन उन्होंने पब्लिक में भी कर दी। ये जो होता था कि जी वीडियो बना ली किसी की, किसी के सामने आके, और आप क्या कर सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ एडमिट करता हूँ ऑन एयर सबके सामने कि ऐसा वक्त आ गया था इस मुल्क में आज से 2 साल पहले कि हम डरते थे पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, इसलिए कि भाई बदतमीज़ तो कोई भी हो सकता है ना, हम तो इज्जतदार है ना। हाँ, और कोई कहेगा तो हम ना उसको कुछ कह सकते हैं, ना उसको कोई जवाब दे सकते हैं। होना चाहिए, ये डिस्करेज का, ये ख़त्म हो गया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 साल पहले और अभी पिछले 2 महीने से मेरे इस्लामाबाद का काफ़ी ट्रैवल होता रहा और मैं कमर्शियल ट्रैवल करता रहा हूँ। मैं जब भी गया हूँ तो कोई शख्स ये आया कि जी मेरे बच्चे के साथ एक तस्वीर बना लें, ये आपके इसका मतलब बेहतरी आई है। ओह, बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है। और वो जो ख़राबी आई थी ना, मेरी सबसे बुराई जो सबसे बड़ी थी ना, मैं कह रहा हूँ बाकी चीज़ें आप एक तरफ छोड़ दें कि सिंध को आपने सही तरीके से डील किया कि नहीं दिया, डेवलपमेंट में उसका हिस्सा कि नहीं रखा, लेकिन इस मुल्क में जो नफ़रत की सियासत शुरू हो गई थी वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हर इदारे को आपने जो नफ़रत की निगाह से देखने लगे, सूबाई हुकूमतों को जिसकी जब मर्ज़ी आए उसकी पगड़ी उछाल दी, तो ये एक बहुत बुरा माहौल क्रिएट कर दिया था और मैं उसमें बहुत बेहतरी देख रहा हूँ। आपने एक और मैंने जवाब दे दूँ, 14 महीने की जो पिछले इस करंट हुकूमत की बैगेज की बात करें, आई डोंट थिंक देयर इज मच बैगेज। आप समझते कोई बैगेज नहीं सर। आपकी इजाज़त में एक ब्रेक ले लेता हूँ, टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बैगेज की बात करेंगे। ख़वातीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से ये भी पूछना है कि मुल्क के उमूमी हालात कुछ भी हों, सिंध के अंदर
जो मसाइल चल रहे हैं उसको काउंटर किस तरह किया जाएगा, उनका हल क्या है। एक मेयरशिप का मामला था, उसमें जो अपोजिशन पार्टी है इस वक्त वो अभी तक वाबेला कर रही है कि उनका वोट बैंक जो है वो छीना गया। यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे बंदे इत्तेहादी जो थे हमारे, उनको अगवा किया गया। तो इन सब का जवाब लेना है सीएम साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इस नशिस्त में मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले इस हुकूमत के गुज़िश्ता 14 महीने के जो बैगेज है उसकी हम बात कर रहे थे, तो शाह साहब कह रहे हैं कि ऐसा बैगेज कोई नहीं है। शाह साहब देखिए, आपको इस तनाज़ुर में देखिए, जब अप्रैल में ये चेंज आया था, अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ, जब चेंज आया था उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की जाते जाते उन्होंने जो हरकतें की, वो तेल की प्राइस गिरा दी, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, ये सब्सिडीज़ लोगों को, ये दो चीज़ें थी उसमें। एक तो वो समझे थे कि शायद जो है अपनी हुकूमत बचा सकेंगे इससे, उससे ज़्यादा था कि जी हम तो जा रहे हैं लेकिन अगली जो हुकूमत आ रही है उसके लिए इतनी मुश्किल पैदा कर जाएं कि वो चला ना सके। आपको याद होगा उस ज़माने में, ये पिछले जून की आई थिंक बात है, जब उस वक्त के जो एक्स फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआई के ज़माने के और उनके प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स की ऑडियो लीक्स आई थी, ऑडियो में नाम नहीं था, सारे ऑडियो लीक्स आई थी कि जी IMF को ये लिख के नहीं देना, इसलिए कि सूबाई हुकूमतें उस वक्त पंजाब में और KPK में PTI की थी, ये नहीं लिख के देना जो एक नेचर। और सिंध हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जब हम अपोजिशन में भी थी तो PTI के साथ ऐसे जो मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट, जो मुल्क की सालमियत की बात होती है, कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि हम करें। इस माहौल में उन्होंने हुकूमत को छोड़ा और कई मुश्किलात के साथ छोड़ा। 14 महीने में मैं अभी फिर बता रहा हूँ, हमारी स्टेबिलिटी आई है। यस, महंगाई बहुत हद तक बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है, गरीब आदमी पिस रहा है, लेकिन इसका हल PTI के पास नहीं है कभी भी। PTI इज़ द वन हुज क्रिएटेड ऑल दिस। जो मिस गवर्नेंस 3.5 साल की थी, जो करते रहे, वो जो डिस्पैरिटी उन्होंने लोगों के दरमियान पैदा की, और अब तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जो नून लीग की परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोalition गवर्नमेंट जो है उसने परफॉर्म अच्छा किया है। PDM का हिस्सा क्यों नहीं है? नहीं, PDM तो हम हुकूमत के तानी है। हाँ, PDM का हिस्सा नहीं है। PDM तो हम खुद थे, हमने बनाई थी PDM, आपको याद होगा। और PDM से निकलने छोड़ने की वजह क्या थी? वो तो हुकूमत से पहले ही छोड़ दी थी, हुकूमत में आके तो नहीं छोड़ी PDM। हुकूमत से पहले ही जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और हिस्ट्री हैज प्रूवन दैट वी वर राइट। उस वक्त क्या था कि PDM का ख्याल था कि जी हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए सारी हुकूमतों से, और हमने कहा नहीं, हमने असेंबली के अंदर चेंज लाना चाहिए। तो PDM तो हमें जम होगी ना, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी बात मान ली। तो इट इज़, इस वक्त कोalition है। इवन PDM अदरवाइज तो एक इत्तेहाद था फॉर रिस्टोरेशन फॉर चेंजिंग द गवर्नमेंट, आप कह लें उस तरीके से कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो कि किया, और उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी थी वो PDM ने फॉलो की और वो कामयाब हुई। राइट। जो कुछ भी गवर्नमेंट में या वफाक के अंदर होता रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बात इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है और उसके प्रिवी तो नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है बहुत शदीद खफा थे जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है दुबई के अंदर। तो PDM का तो आप हिस्सा नहीं है, लेकिन मौलाना साहब से ताल्लुकात तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं। बिलावल साहब उनको अंकल बोलते हैं, तो क्या रीज़न बनी है कि वो इतने खफा हुए? देखिए, मुझे अगेन मैं ये कहूँगा कि मुझे डिटेल्स नहीं पता, तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मुलाकात मना लिए गए होने पे, सॉरी, मना लिए गए? नहीं, मैं डिटेल्स, मैं कह रहा हूँ मुझे डिटेल्स नहीं पता ना कि उनकी खफा होने की वजूहत क्या हैं। अगेन मैं माजरत के साथ, मेरा ख्याल है मीडिया जिस तरीके से प्ले करती है ना, वो तो ऐसा शो करते हैं कि जी सारे मामला इसलिए आपसे मैं सारे मामला तय हो गए दुबई में और बात ही खत्म। तो तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। मुलाकातें होती हैं और ज़रूर पॉलिटिकल बातें हुई होंगी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे तय नहीं। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ख़ास तौर पे, और इवन मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत ही मंजूर सुलझे हुए सियासतदान हैं, वो सबको साथ लेके ही आगे चलेंगे। हाँ, पॉलिटिकल इलेक्शंस जो हैं वो हर कोई अपने खुद से लड़ेगा, और सब अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि इलेक्शंस के बाद अगर कोई आपस में कोalitions बनानी पड़े या कहीं
साथ देना पड़े एक दूसरे का वो रखें। तो आई डोंट थिंक इतनी कोई बड़ी बात थी ये बात। जब जरदारी साहब और मौलाना साहब की मुलाकात होगी तो आप देखेंगे मामला सेटल हो जाएगा। मामला सेटल हुआ है। वो ज़्यादा बहुत ही एहतराम के साथ मीडिया में ज़्यादा है, दिलों में लोगों की इतना नहीं। नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए मुल्क में? बिल्कुल आ जाना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये ख्याल है कि हर एक को हक है इस मुल्क में आए। और नवाज शरीफ साहब को अब तो बड़ा क्लियर हो गई ना बात। मैं अगेन जुडिशरी पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बहुत सीनियर वकला वो ये कह रहे हैं कि उनको गलत सज़ा दी गई थी और गलत डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस प्रेशर में डाल के खैर अब तो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई ना, वो कानून खत्म। वो कानून आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, अभी तक कुछ उनकी लीगल मुझे नहीं पता क्या है उसमें, लेकिन वो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि लीगल पोजीशन ये है कि वो और जहांगीर तरीन अब दोनों अब डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो नहीं है, तो अगर वो कहती तो उनको आ जाना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासतदानों के साथ जिस तरीके से चाहे वो जुडिशरी ऐसे काम करती है तो उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस उस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने, और ये पहली बार नहीं है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल सबको पता है। जी बाद में जुडिशल मर्डर का आ गया। तो ये और उसका कोई फिर वही रेफरेंस हमारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी ने डाला था, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये थोड़े से चेक्स, और अगर ये अब खुद ही जुडिशरी कह रही है कि नहीं जी हमने अंडर प्रेशर गलत डिस्क्वालीफाई किया गया था मियां नवाज शरीफ को, तो उसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी किसी जगह पे होनी ज़रूर चाहिए। जिन लोगों ने बड़े खुलकर उस यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी को जुडिशल मर्डर कहा, उनमें से दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, अब है या नहीं आप क्लियर करेंगे। एक हैं एतजाज़ एहसन साहब और दूसरे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई है कि वो मुस्तकबिल करीब में कोई उस तरह के और वाक़े को अभी से परसीव कर रहे हैं कि हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल है, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कहीं जो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन अगर हुई तो हमारे यहाँ तरीक़ेकार है कि उसके जो भी उसकी एक्शन जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी होगा वो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो पार्टी में है, वो लीडरशिप करेगी। अभी मैंने एतजाज़ साहब का कल ही आपने पता नहीं आप एक इंटरव्यू दे रहे थे और मैंने उसका एक क्लिप देखा है सर। और उन्होंने वही बात की जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने और देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप हिम। ही मस्ट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने जुमले उनके सुने हैं, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। और उन्होंने भी वही बात की है जो मैं कह रहा हूँ कि जी जो उनका पिछले एक साल का एज फॉरेन मिनिस्टर परफॉर्मेंस रही है और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान आइसोलेटेड था, कोई ना बात करता था, उसको ऐसी जगह पे ले आए हैं कि जी हम ये तो बड़ा प्लस है कि एजाज साहब या लतीफ़ खोसा साहब अभी भी कह रहे हैं या ओन करते हैं बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को। अगर आप उनसे इंटरव्यू आप ओन करते हैं पीपल्स पार्टी, यही बात करेंगे, पीपल्स पार्टी भी ओन करती है उनको। मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो पार्टी की लेवल पे है इश्यूज, जो उनके कुछ बयानात हैं जिसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन पैदा हुई है और उसका जो एक पार्टी का तरीका होगा। अगर पार्टी अगेन मैं इस पे नहीं हूँ कि रिजॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, डिपेंडिंग के वो जवाब क्या देते हैं CEC क्या सोचती है ये डिपेंड करता है। आप ज़रा आ जाते हैं ना सर कि एक और चीज़ ज़बान ज़द आम है और शायद आपके नॉलेज में है या नहीं है, वो ये कि बड़ों और छोटों में ये डिसाइड नहीं हो पाया पीपल्स पार्टी और PMLN के बड़ों और छोटों में, यानी कि जो लेट जनरेशन है जैसे जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, और फिर जो यंग जनरेशन है जैसे मरियम बीबी होंगी या बिलावल साहब हो गए, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अगर आने वाली हुकूमत में कोई आएगा तो लीड कौन करेगा। तो क्या कोई पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर रिफ्ट है कि बिलावल साहब लीड करेंगे या जरदारी साहब लीड करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रिफ्ट कभी भी नहीं होता। अच्छा। इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन तो हर एक में होता है, लेकिन डिफरेंस ओपिनियन लीडरशिप में नहीं है, वो हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं। इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर जो है वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं। दो इसलिए कि वो एक वक्त में हो गया था कि दो पार्टीज़ बन गई थी। चेयरमैन हमारे बिलावल साहब हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी
बाकी मैं अगेन किसी और पार्टी पे कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सुनते जो अब हैं मैं सर। कि कोई डिफरेंसेस हैं या कुछ ऐसी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये डिफरेंसेस नहीं है। राइट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो साहब होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो साहब होंगे या जो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी वो होगा, लेकिन मेरे जो नॉलेज है इस वक्त जो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। राइट, जापान गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वहाँ पर उनके साथ एक ही फ्रेम में आसिफा बीबी भी मौजूद थी, तो सारे हमारे नेशनल मीडिया ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। वैसे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बीबी शहीद की निशानी है दोनों, लेकिन जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुई वो ये है कि बिलावल साहब तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ उनकी हमशीरा को टेलीविज़न पर किस कैपेसिटी में दिखाया गया, मैं आपसे जवाब चाहूँगा इसका। देखिए अब जो फ्रेम से निकाल सकते तो आप निकाल दें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं। एक तो जो मेन जो लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया माजरत के साथ इस्तेमाल करता है सर। कि जी नेशनल एक्सचेकर का पैसा और ये फलाना ढिमकाना, ये मैं आपको बताऊँ, इवन बिलावल साहब जो अपने फॉरेन टूर्स कर रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर, वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। अच्छा, वो अपना खर्चा खुद बिलावल साहब भी उठाते हैं, लीव अलोन बीबी आसिफा। और बीबी आसिफा जो हैं ये पहली बार नहीं हुआ है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, अभी तक वो तस्वीर नहीं, वो एंटी पोलियो कैंपेन की एम्बेसडर भी थे। एम्बेसडर भी उसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एज अ स्टूडेंट, जी जी जी, आपने 73 में 72 में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 73 होगा जब नहीं 72 होगा जब शिमला गए थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके साथ थी और वो हिस्टोरिक तस्वीर वो पिक्चर वो मैंने देखी हुई है, जिसने वो तस्वीर देखी है, मुर्जा साहब भी उनके साथ हैं, और वो तस्वीर जिन्होंने देखी हुई हैं और जो उनको पता है हिस्ट्री का, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ये आपसे क्लियर करवाना ज़रूरी था। सोशल लोग मीडिया जो है खास ना वो तौर पे डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया खास तौर पे अनरेगुलेटेड है, जिसकी जो मर्जी है करे आप। और मैं एक और उससे ज़्यादा आगे बढ़ूँ, अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि सोशल मीडिया में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है तो कि जी उसको दिखाना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसरशिप है सर? पेमरा है, पेमरा के ज़रिए जो भी कवानीन है इस मुल्क के उसके हिसाब से हो रहा होगा जो भी है। आपकी हुकूमत आती है तो आज़ादी होगी मीडिया? आज हम तो बिलीव करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी पे, ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से तो मैं कहूँ, आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ कि किसी और सूबे में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था एक कोर्ट के अंदर, सर आपको शायद इल्म में हो कि वो नहीं मर्डर हो। हुआ है जो ना, हाँ, लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे तो पहले वो सिंध की कोई खबर देते थे कि जी फलानी जगह पे ये स्ट्रीट क्राइम हो गया और ये हो गया, और वो खबर आती नहीं है। जी जी। तो हम तो बड़ा बिलीव करते हैं, हमने तो बड़ा सीखा है मीडिया से, मीडिया हमें एजुकेट भी करती रही है, जो सही बातें आती हैं उससे हम ये क्वालिटी है। वैसे पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में भी तनकीद को बड़े तदब्बुर के साथ बर्दाश्त किया जाता है। कमरजमान कारा साहब होते थे वज़ीर इत्तलात, जो हमें अच्छी तरह याद है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अब ज़रा आ जाते हैं ना सर मेयर कराची के इंतखाबात के ऊपर। जमात इस्लामी बार बार एक ही बात कह रही है, वो कह रही है कि बंदे हमारे इत्तेहादियों के अगवा किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा मेयर का हक हमसे, मेयरशिप का हक हमसे छीन लिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता नहीं कि जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या इसमें। मैं सीरियसली आपको बताता हूँ सर। सबसे पहले तो उन्हें एतराज़ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीती कराची के मेयरशिप की इलेक्शन, लीडिंग ऑन टू द मेयरशिप, जो यूनियन काउंसिल थी 2246, उसमें से सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। कहने लगे जी ये कैसे हो गया। अब मुझे ये बताएं 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, रिसेंट इलेक्शन समझ लेना, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने कहा कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई और बड़ा लियारी के अंदर जो हुआ, साउथ की एक और सीट के अंदर हुआ, हमारी जो वेस्ट की सीट, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे और बाद में लगता था कि वो आपकी सीटें होंगी वहाँ पर, उसके बावजूद हमने, अब मुझे नंबर याद नहीं, 4 या 5 है मैंने हमारे हैं कराची से, और 7-8 MPA हमारे हैं। जमात इस्लामी का एक MPA जीता था 2018 में। वो अगर वहाँ से मेरे ख्याल 82 थी उनकी, कितनी बनी सीट्स आखिर में ले लेती हैं तो वो ठीक है। जो आपको मिले वो गलत। पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट 50% कराची का पहले हमारे ख्याल है हम जीत चुके थे इन
जनरल इलेक्शन 2018 के, वो अगर उनसे ज़्यादा सीटें लेती तो वो गलत है। मतलब ये तुक समझ नहीं आई। कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं हुई। एब्सोल्युटली नॉट। लोगों को कराची के अंदर पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे? 2000 दिस वाज द क्लियर एब्सोल्युटली नॉट, बाय द वे। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी तरफ से। कैसे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, और मैं ज़्यादा I will not go further into it even if you ask me। पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाले सियासी लोग नहीं है। ठीक है, ये तो सियासी लोग, हमने सियासी तरीके से इलेक्शन लड़ा सर। हाँ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। हमने उस लेवल प्लेइंग फील्ड से सबसे ज़्यादा हम चाहते थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन लड़े। वो क्यों नहीं लड़े? उनकी अपनी मर्जी थी। मैंने तो फायदा हुआ किसी को? जमात इस्लामी को। सीधा मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारा अपना टारगेट जो हमने सीटें जीती थी, हमने कम से कम 15 सीटें कम जीती है, इसलिए कि हमारा ये ख्याल था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर इलेक्शन लड़ेगी तो जमात इस्लामी का और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट आपस में बटेगा, कुछ सीटें उनकी कम होंगी और हमारी सीटें बढ़ेंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शायद दूसरे नंबर पे पार्टी ले जाती। मुत्तहिदा को शायद ये मंजूर नहीं था कि वो दूसरे नंबर की पार्टी आए, बिकॉज दे बीन विनिंग इन कराची, बट उनको याद होना चाहिए कि पीटीआई से हार चुके हैं पिछली इलेक्शन। खैर, वो उनकी अपनी मर्जी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम नहीं कह सकते। तो जमात इस्लामी का ये पूरी लॉजिक समझ नहीं आ रही। अब भाई इलेक्शन हो गई, मैंने कल सारे जमात इस्लामी पूरे कराची के 25 टाउन हैं, उन सब के चेयरपर्सन्स और वाइस चेयरमैन को बुलाया था। सब आए। जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है, मेरे ख्याल है सभी आए थे, या एक आध शायद वो ना होगा कराची में, सभी आए थे। बड़ी अच्छे माहौल में बात हुई। उससे पहले हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं। मैंने उनकी बातें सुनी और मैंने मौके पे ही उन्हें यकीन दिलाया और कहा कि सिंध हुकूमत आपके साथ चलना चाहती है, इसलिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन है। राइट। कि इस सूबे, इस शहर के लोगों की खिदमत करना, और आप लोगों को मैंडेट मिला है, आप लोगों को अपने टाउन्स जीतें, हमारा फ़र्ज़ है कि आपको फैसिलिटेट करें और फिर आपसे जवाब लें। तो एक तरफ वो हमारे साथ काम कर रहे, कल सारे आए थे, सब आए थे, और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मर्जी है ना। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया ने तो क्रिएट करनी होगी। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा कि पहले तो ये फोरम्स हुआ करते थे असेंबलीज, अब सूबाई असेंबली में या केएमसी है तो केएमसी के फोरम पे या नेशनल असेंबली में। अब एक नया फोरम आपने दे दिया मीडिया, उस पर जिसकी मर्जी है जो बात कर रहे हैं, तो लगता है कि ऊपर से नेशनल प्रेस क्लब हो तो कोई भी आकर बैठ जाता है। लगता है कि सारे के सारे फैसले होते ही मीडिया पे हैं। जैसे आपने दुबई के फैसले भी सुना दिए, हमें पता ही नहीं है। सर ये देखें, आपसे जवाब नहीं लेंगे तो फिर क्लियर नहीं होगी ना पोजीशन। जा रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है उस वक्त तो जब होगा, अभी जिस हुकूमत में आप इत्तेहादी हैं उसके अंदर क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी। आप इसके हक में नहीं है? मैं पाबंदी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ, सियासी जमातों को अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ अ मस्ट। अब उसको आप जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करेगा, क्या उसको सियासी जमात आप कहेंगे? इस मुल्क की सियासी जमात जो इस मुल्क के कवानीन को फ्लॉन्ट करेगा, क्या आप उसको सियासी जमात कहेंगे? तो ये सबसे पहले तो आपको सियासी जमात डिफाइन करना पड़ेगा। और उसका जो सियासी जमात के वीव गॉट, हमारा जो इलेक्शन एक्ट है, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हुआ करता था, उसके अंदर सियासी जमात के कवायद, उसकी कॉन्डक्ट, उसके डिसिप्लिन के हवाले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल ये फॉरेन फंडिंग वाली चीज़ है, जी। उसको अगर मैं फ्लॉट करूँगा तो मैं सियासी जमात हुई नहीं फिर। तो सियासी जमात को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले उसको सियासी जमात बनना पड़ेगा। एब्सोल्युटली वेरी राइट। जनाब मुराद अली शाह साहब, आपने स्पेशली हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, आएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, है वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी
पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। बड़ी देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।